गांधी भवन भोपाल में सम्यक अभियान द्वारा आयोजित इंदिरा ज्योति अभियान का शुभारंभ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व सांसद राजमणि पटेल, कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामू टेकाम व कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ प्रदीप अहिरवार सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा सम्यक अभियान के पदाधिकारियों की उपस्थिति में गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े द्वारा किया गया। सम्यक अभियान के संस्थापक और इस इंदिरा ज्योति के पूरी अवधारणा को हम सब के बीच मूर्त रूप देने वाले गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध विचारक आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं ताकि वे सम्यक अभियान के नव क्रांति के कार्यक्रम से आप सबको अवगत कराएं और हम सब में जो प्रेरणा और उत्तेजना का संचार करें। आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी। अत्यंत पावन पवित्र उद्देश्य के साथ आज इंदिरा ज्योति अभियान के शुभारंभ अवसर पर पधारे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम प्रभारी पूर्व मंत्री सम्माननीय पीसी शर्मा जी, पूर्व सांसद सम्माननीय राजमणि पटेल जी, आदिवासी प्रकोष्ठ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय रामू टेकाम जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सम्माननीय प्रदीप अहिरवार जी, हमारे युवा किसान नेता राहुल राज जी, मंच संचालन कर रहे आनंद जाट जी, राजेश यादव जी, हमारे युवा नेता संदीप माली जी, हमारे सम्माननीय आरजी प्रजापति जी और मंचासीन समस्त सम्माननीय बंधुओं, उपस्थित सम्यक अभियान के उत्साही कार्यकर्ता बंधुओं, सर्वप्रथम तो एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज का यह कार्यक्रम भारी भीड़ तंत्र वाला नहीं है। इसमें हमें बौद्धिक वर्ग के लोगों की ही आवश्यकता थी, है और रहेगी। आज इस कार्यक्रम में एक युवा नेता आए, छात्र नेता वेद प्रकाश गर्ग जी। कहां है वेद प्रकाश जी? खड़े हो जाइए। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले इनका परिचय इसलिए कराया कि अब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी हम दे रहे हैं, हर कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में जाकर सम्यक अभियान के मुद्दों को युवाओं तक पहुंचाएंगे और सम्यक अभियान के छात्र संघ के प्रदेश पदाधिकारी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये जो इंदिरा ज्योति दिखाई दे रही है, इसमें 9 मुद्दे लिखे हैं। इसमें एक मुद्दा इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग का है। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले इस पर भी मैं फोकस करते हुए, ये इंजीनियर, किसान नेता, लोग पता नहीं क्या क्या मानते रहते हैं और किस किस को किसान नेता के रूप में उठाते रहते हैं। आदरणीय शिव कुमार शर्मा जी, कक्का जी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उन्होंने वास्तव में सरकारी नौकरी पर रहते हुए भी किसानों के लिए काफी काम किया। और जब भी कोई किसान नेता बन के सामने आता है तो मैं उनसे कहता हूं, पहले जाके उनसे सीखो। उनके सानिध्य में जिनने काम किया, राहुल राज जी,
थोड़ा खड़े हो जाइए भाई, सब लोग जाने राहुल राज जी को। ये राहुल राज जी हैं, ये इंजीनियर हैं और इतनी कम उम्र में किसानों की समस्याओं को जितना बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया है, मेरे ख्याल से इस प्रदेश में कक्का जी के बाद अगर दूसरे कोई है तो राहुल राज है, कोई तीसरा भुंडेश्वर। तो इन्हें इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट के बारे में प्रदेश के सभी किसानों को जानकारी देने की जिम्मेदारी सम्यक अभियान की ओर से दी गई है, क्योंकि यह कृषि क्रांति की शुरुआत करने के लिए माध्यम मात्र बनेगा। ये दो युवा नेताओं के परिचय के बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। सम्माननीय पीसी शर्मा जी, सम्माननीय राजमणि पटेल जी, आपसे खासकर मेरा आग्रह है कि बात की शुरुआत में जो शब्द मैं कहने जा रहा हूं इससे नाराज भर न होइएगा, क्योंकि इसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। मैं राजनीति और राजनेताओं से नफरत करता हूं। मुझे प्रजातांत्रिक कहने वाले लोगों से भी नफरत हो रही है। प्रजातांत्रिक शब्द सन 1936 से लेकर 1947 और कमोवेश 1950 तक कुछ हद तक प्रासंगिक था, जब ब्रिटिश हुकूमत के इशारे पर कुछ रियासतदारों ने प्रजातांत्रिक सरकार बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए, लेकिन वे भी पूर्ण रूपेण प्रजातांत्रिक नहीं हो पाए। जब देश का संविधान बना, सार्वभौमिक संविधान बना और वो संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद इस देश की व्यवस्था पूर्णतः लोकतांत्रिक हो गई। क्या बन गई? लोकतांत्रिक बन गई। शब्दों को जरा ध्यान दीजिएगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए राजभरी राजनीति की आवश्यकता नहीं थी। राजनीति 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 जरा 3-4 बार बोलिए, फिर बोलिए वो मेरे साथ राजनीति कर रहा है, फिर बोलिए अरे वो तो राजनीति कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा ये नफरत भरा शब्द है। कुछ ना कुछ राज की बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए लोकानुरूप लोक नीति की आवश्यकता है। पहले लोकानुरूप लोक नीति बने, और आज का यह अभियान उसी दिशा में पहल है कि हमें इस मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक लोक नेता स्थापित करना है। लोक नेता, राजनेता राजनेता कहते कहते हमें लगता है कि कहीं ना कहीं राज की बात है, इसलिए अब हमें लोक नेता की आवश्यकता है। तो इस बात के बाद में ये इंदिरा ज्योति अभियान की शुरुआत करने की जरूरत क्या पड़ी। पहले इस विषय पे आएंगे, सम्यक अभियान के मुद्दे क्या हैं उस पे बात। दरअसल 12 जुलाई को 2024 भारत सरकार के गृह मंत्रालय से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होती है कि राजपत्र में अधिसूचना, भारत का राजपत्र असाधारण में अधिसूचना प्रकाशित होती है। क्या प्रकाशित हुई कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सामंतशाही पूर्वक आपातकाल लागू कर दी थी, और इस तरह उस दिन संविधान की हत्या हो गई थी।
जिसके कारण प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। आप में से कितने लोगों को जानकारी है कि संविधान हत्या दिवस की घोषणा हो चुकी है? क्या आप लोग जानते हैं? तो बोलिए भाई, जानते हैं क्या? नहीं जानते? 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया। न केवल निर्णय लिया गया बल्कि उसे भारत का राजपत्र में प्रकाशित भी किया गया। अर्थात आज से 49 साल पहले भारत के संविधान की हत्या हो गई थी, यह कहना है भारत सरकार का। सोचने की बात यह है, यदि 49 साल पहले भारत के संविधान की हत्या हो गई थी, तब आपने नया संविधान कब बनाया? और यदि आपने नया संविधान नहीं बनाया तो क्या मरे हुए संविधान के भरोसे देश चल रहा था? ठीक उस मरे हुए संविधान के भरोसे क्या न्यायालय चल रहे थे, सरकार चल रही थी, व्यवस्था चल रही थी? अब बात आई लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इन लोगों ने इस बात को प्रचारित किया था, क्या कि नया संविधान बनाना है। केवल भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बन पाई, तो इन्होंने क्या किया? इनके लोगों ने सलाह दिया प्रधानमंत्री जी को कि भाई किसी तरह से नया संविधान बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। और इंदिरा जी ने उस समय संविधान की हत्या कर दी थी। उस दिन संविधान हत्या दिवस घोषित कर दो, नया संविधान बनाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो नया संविधान का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य मात्र से इन्होंने संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। सम्मानीय राजमणि पटेल जी सांसद रहे, ये जानते हैं कि भारत का राजपत्र में यदि प्रकाशित हो जाती है कोई सूचना तो वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लेता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या जवाबदेही बढ़ेगी कि भारत के संविधान की हत्या हो गई थी तो नया संविधान कब बना? क्या बिना संविधान के भारत का बना? ये जानबूझ के चालबाजी की गई। यही रुके नहीं है, इधर संविधान की हत्या घोषित कर दिया, नया संविधान बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, और इधर एक नया संक्रमण काल की शुरुआत हो गई। कैसे संक्रमण काल? सन 1990 से 1992 के बीच भाजपा द्वारा देश में सांप्रदायिक संक्रमण काल थोपा गया और उसी भाजपा ने गृह मंत्री महोदय ने सदन में B.R. अंबेडकर जी के लिए बड़े ही विचित्र ढंग से शब्द का उपयोग किया। वो विचित्र बात लोगों को समझ में जल्दी नहीं आती है। वो कैसी विचित्र है मैं बता रहा था। उन्होंने कहा आजकल ऐसा प्रचलन हो गया, चलन आ गया कि लोग अंबेडकर 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 अंबेडकर, जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते उतनी बार यदि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बात आक्रोश में जरूर आया। अनुसूचित जाति वर्ग के लोग और भी अन्य वर्ग के लोग आक्रोश में आए, ऐसा इन्होंने अपमानित किया, अपमानित किया, लेकिन उसको भी बहुत अधिक स्पष्ट करने में लोग सक्षम नहीं हुए। अब क्या करेंगे? विरोध शुरू होगा। एक वर्ग बोलेगा इन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है, दूसरा वर्ग उसका जवाब देगा। जातीय भावना जो बहुत ही विचित्र स्थिति में पहले छुआछूत के भाव आदि जो पहले आज के 75 साल पहले थे, सामाजिक दुराव था, एकता नहीं थी, बड़े मतभेद थे। सामने आके बैठ जाए तो लोग पीछे चले जाए, बोले नहीं नहीं उस जगह में पानी डालो, अपवित्र हो गई है। ये सब नाटक उस समय चला और उसको किस तरीके से उस खाई को पाटा गया, कितने
महान नेताओं ने, महान संतों ने योगदान दिया, तब जाकर के आज सामाजिक समरसता का वातावरण बना। और अब इन्होंने क्या कर दिया, अब कथित रूप से सवर्ण मानने वाले लोग दलित मानने वाले लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, दलित मानने वाले लोग सवर्णों को साथ में बैठे देखेंगे तो उल्टा सीधा बोलेंगे। मतलब जो 90 से 92 के बीच में सांप्रदायिक उन्माद भड़कने की स्थिति पैदा हुई, वो अब जातिगत उन्माद भड़कने की स्थिति बनने जा रही है। लोग नहीं समझते। अब एक बात, मेरे पास अभी ठीक 3 दिन पहले भाजपा के एक बहुत बड़े नेता आए, नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा अमित शाह जी ने क्या गलत कह दिया। उन्होंने व्यक्ति पूजा से हटकर भगवान की पूजा की बात की, क्या गलत कहा। मैंने कहा आपके साथ और कोई लोग आए हैं, तो बोलिए 3-4 लोग हैं, मतलब इनको भी बैठाइए, मैं साथ में बात कर रहा हूं। भारतीय दर्शन में हम जितने भी देवी देवता की पूजा करते हैं, धर्म शास्त्र जितना भी अध्ययन करते हैं, तो एक चीज पाते हैं, जो अंतिम सत्य है वो क्या है, आदर्श ही ईश्वर है और परम आदर्श परमेश्वर का स्वरूप है। ये भारतीय दर्शन के मूल में है। जो अत्यंत पिछड़े थे, दबे हुए थे, कुचले थे, जिनको विकास नाम की चीज दिख नहीं रही थी, विकास रूपी प्रकाश से अनभिज्ञ थे, उस समाज को डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने मुख्य धारा से जोड़ा और आज वे अच्छे स्थानों पर पहुंच चुके हैं, समता के साथ स्थान प्राप्त कर चुके हैं, समानता का स्थान प्राप्त कर चुके हैं, सभी के साथ बैठते हैं, उच्चतम पदों पर पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी उनके लिए भगवान हैं, उनके लिए आदर्श हैं, आदर्श रूप में वे भगवान उन्हें मानते हैं। आप जितने बार भगवान का नाम लेने को बोलते हैं, उतने बार वो जय भीम नाम लेते हैं, और वो भीम शब्द के साथ ही आदर्श स्थापित है। वो भीम कहने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं ईश्वर की ही प्राप्ति होती है, इसलिए वे जय भीम कहते हैं। आप उन्हें उनके भगवान से दूर कर रहे हैं, आप उनके भगवान के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो उनका आक्रोशित होना स्वाभाविक है। ये बड़ा भारी संक्रमण काल है, ये साधारण शब्दों का खेल नहीं है, ये भाषणबाजी का खेल नहीं है। आज सबसे मेरा आग्रह है कि जातिगत उन्माद भड़कने से रोकने के लिए अपने अपने स्तर से सभी लोग प्रयास करें। ये भी कुछ दिनों से जो शुरुआत हुई है, ये बहुत गलत है। अब इसका जो जवाब देने के लिए फिर भिन्न भिन्न प्रकार की सभाएं होगी, फिर वहां पर जातिगत बात की जाएगी, तो और जाकर के जातिगत विद्वेष बढ़ेगा। एक और बात बोलना चाहता हूं, इस देश के सभी राजनीतिज्ञ से मेरी अपील है, खास तौर पर वो भी एक चलन चले, एकाएक बोल बैठते हैं मनुवादी है, मनुवादी मनुस्मृति को लागू करेंगे। मेरा आग्रह है, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि जो आदि ऋषि मनु के बारे में पढ़े ही नहीं, वे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। मनु स्मृति दो मानी जाती है, एक वैदिक और दूसरी पौराणिक। पौराणिक मनु स्मृति में सुनी सुनाई बातें जोड़ती गई है और वो विवाद का कारण बन रही है। वास्तविक मनु स्मृति तो अब है ही नहीं, कहीं मूल रचना कहीं देखने को मिल ही नहीं सकती। तब जिस समय जातिगत व्यवस्था बनी ही नहीं थी, तो उस मनु स्मृति में कैसे वर्णित हो जाता।
बाद में किसी व्यक्ति ने कुछ भी लिख दिया और अपन मान लिए और चिल्लाना शुरू कर दिए मनु स्मृति मनु स्मृति। ये जो मनु स्मृति की बात कैसी आई? अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने मुस्लिमों के लिए देखा, मुस्लिम वर्ग के लिए ये शरीयत जो है ये इनका कानून है और हिंदुओं के लिए कौन सा हो सकता है भाई? तो किसी ने उनको बता दिया, आधे अधूरे ज्ञान वाले ने, कि मनु स्मृति ही हिंदुओं का कानून है, हिंदुओं के लिए नियमावली है। तो उन्होंने किया मनु स्मृति हिंदुओं का और शरीयत, और इसको मानते हुए कुछ नियम कानून भी थोड़े बहुत बन गए। तब से लोगों में धारणा बन गई ये मनु स्मृति और ये शरीयत वाला मामला। अब वो तो उस समय वो धारणा थी, आगे जाकर के ये दलित सवर्ण आदि आदि ये बीच में बांटने का एक कारण बन गया। और अब तो लोगों के जुबान पर पता नहीं कुछ दिनों से ज्यादा ही आ गई, बस बातों बातों में कहते हैं मनु स्मृति लागू करेंगे और इसमें एक नया विवाद पैदा हो रहा है। इंसान इंसान के बीच में नफरत पैदा हो रही है। मेरा आग्रह है कि इससे भी अपने को बचना चाहिए। अब मैं सर्वप्रथम ये इंदिरा ज्योति के बारे में बताना चाहता हूं। हमने जो सम्यक अभियान का शुभारंभ किया था 2022 में, तो इंदिरा जी के द्वारा समता मूलक समाज की स्थापना, समानता मूलक व्यवस्था स्थापित करना, देश में सम्यक विकास का वातावरण बनाना, देशवासियों के स्वाभिमान की रक्षा हेतु पहल करना और देश का सम्मान। ये 5 पंचस कहते हैं, 5 स से उत्पन्न शब्दों के आधार पर जो उन्होंने एक योजना बनाई और उसके आधार पर जो उन्होंने काम किए थे, उससे बड़ा भारी परिवर्तन आया था। अभी भी हमारे पास 70, 75 और 80 साल की उम्र के लोग होंगे घर में, उनसे पूछिए इंदिरा जी के टाइम में कैसे थी नौकरी की व्यवस्था, बेरोजगारी कैसी थी, तो वो बताएंगे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के नाम पर चंद लोगों ने बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। सम्माननीय राजमणि पटेल जी बता सकते हैं, 1972 से विधायक रहे हैं। 1974 में जबलपुर का और ग्वालियर का आंदोलन साधारण नहीं था। पटेल जी सही है कि नहीं? 1974 में क्या मुद्दा? बेरोजगारी। अरे इतनी बेरोजगारी नहीं थी। इंदिरा जी ने आखिर क्या किया? ऐसा कौन सा जादू चला दी कि सारी बेरोजगारी समाप्त हो गई और जितने लोगों की आवश्यकता नौकरियों के लिए थी उतने मिल नहीं पा रहे थे। घर से ढूंढ ढूंढ कर पढ़े लिखे जितनी योग्यता रखी गई थी, न्यूनतम इतनी योग्यता होनी चाहिए, उससे भी कम योग्यता वालों को नौकरी दी जाने लगी। ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने जो बैंक चंद पूंजीपतियों के हाथों में थी, राजा महाराजाओं के हाथों में थी, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, प्रमुख खनिजों की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया और कई उद्योग जो रियासतकालीन थे, कई उद्योग जो बड़े पूंजीपतियों के हाथों में थे लेकिन उसको घाटे में बताकर बंद किए जा रहे, उन सारे उद्योगों को सरकारी सहयोग प्रदान कर नियमितता प्रदान की गई। नतीजा क्या हुआ? हर क्षेत्र में कर्मचारियों की जरूरत पड़ी। हर क्षेत्र में जितने कर्मचारियों की जरूरत उतने मिल नहीं पा रहे थे और वो बेरोजगारी का मुद्दा समाप्त। आज भी वही चीज है, आज भी वही हालात बन गए। रिटायरमेंट आयु जब देश स्वतंत्र हुआ तो 55 साल थी, 55 साल। सन 1964 में ऐसी स्थिति आई
कि कर्मचारी रिटायर होने लगे, उतने कर्मचारी नहीं मिल रहे थे, योग्य कर्मचारियों की कमी होने लगी, क्योंकि पहले अंग्रेजों के टाइम के कुछ कर्मचारी थे, वो भी सब रिटायर हो गए। तब क्या करें? तब मजबूरीवश रिटायरमेंट आयु को 58 साल किया गया। वो मजबूरी थी, लेकिन बाद में सरकार के पास पैसा नहीं होने के कारण कि रिटायर होते हैं, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट की राशि देनी पड़ती है, उनको पीएफ की राशि देनी पड़ती है, ग्रेच्युटी की राशि देनी पड़ती है, उतनी राशि एक मुश्त देने के लिए नहीं है। तो उससे बचने के लिए सरकार ने पहले 58 से 60, 60 से 62, 62 से 65 और सब करना शुरू कर दिया, और भारत सरकार की ईपीएफ को बढ़ा करके उसको और भी 10 साल बढ़ाने के बारे में 5 से 10 साल तक बढ़ाने की सिफारिश कर दिया। मतलब सरकारी कर्मचारी रिटायर ही नहीं होंगे तो नए कैसे लगेंगे? ये तो सोचने की बात है। अभी भी केरल एक उदाहरण है। केरल में 56 साल ही रिटायरमेंट की आयु है। पास के महाराष्ट्र राज्य में कई बार 58 साल से 60 साल रिटायरमेंट आयु करने की बात आई, वहां की सरकार ने उसे नहीं माना। लेकिन मध्य प्रदेश में तो 62 और 65 होने लगे। तो यदि रिटायरमेंट आयु 58 साल कर देते हैं तो काफी कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, बेरोजगारी पर अंकुश है। दूसरी चीज, ये आउटसोर्सिंग प्रणाली से, ये कार्यालय में जाइए, 110 की स्थापना है, कर्मचारी कितने सरकारी? 30-32, बाकी सब नहीं है। भले इतनी पोस्ट है लेकिन वैकेंसी खाली नहीं है, लोग कर्मचारी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कागज में नहीं है कर्मचारी, लेकिन वहां जब काम करते हुए देखेंगे 110 नहीं 120 है। अरे ये कैसे? ये करिश्मा कैसा है भाई? सरकार ने नियुक्ति की नहीं, लगातार रिटायर होते चले गए कर्मचारी। 110 में से बचे कितने? 30-32। फिर भी सारे के सारे कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, सारा काम हो रहा है। ये कर्मचारी कहां से आए? तो बोले ये आउटसोर्सिंग के हैं, तो 10,000, 8,000, 12,000 में काम कर रहे हैं। यदि इनके स्थान पर नियमित नियुक्ति दी जाती है तो वो जो इंदिरा जी ने कदम उठाई थी वही स्थिति बनेगी। ठीक, सरकारी और निजी क्षेत्र में वेतन की बड़ी भारी विसंगति। यहां 10,000 में काम कर रहे हैं, वहां 40,000 में काम कर रहे हैं। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम की भी जरूरत है। अभी कोरोना काल में जो डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने अंग्रेजों के टाइम में 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी का प्रावधान था, उसे 8 घंटे कर दिया था। तो कोरोना काल में हमारी मोदी जी की सरकार ने उसको पुनः 12 घंटे कर दिया, उद्योगपतियों के दबाव में। उद्योगपतियों के दबाव में आकर जो श्रम कानून कर्मचारियों के हित में थे, उन सारे श्रम कानूनों को हटा दिया। अंधाधुंध बेरोजगारी बढ़ गई। ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है। यदि युक्तिकरण कर दिया जाता है, 58 साल सेवानिवृत्ति आयु कर दी जाती है, सरकारी निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था कर दी जाती है, आउटसोर्सिंग प्रणाली बंद कर दी जाती है, 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी शुरू कर दी जाती है, कर्मचारियों के हितार्थ श्रम कानूनों को लागू कर दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से देश की बेरोजगारी 70% कम हो जाएगी। 70। इसे समझाने की जरूरत है। ये इतना संक्षेप में दिए गए भाषण से संभव नहीं है, इसलिए हमने इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया है, आगे आप लोगों के पास में आएगी। और हमारे प्रशिक्षित लोग जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे ये क्या हुआ। अब एक बात आती है, हर जगह झूठी झूठ है। ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर चिंतन जब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई तभी से चालू था। 1974 में इसका प्रस्ताव भी पारित किया गया। बाद में मंडल आयोग बना, मंडल आयोग ने सिफारिश किया। मंडल आयोग ने जो सिफारिश किया था, सिफारिश यह थी कि देश में कुल 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है।
चूंकि पूर्व से ही 22.5% आरक्षण SC/ST वर्ग को दिया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान के अनुसार आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता, इसलिए 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया। इस पर यह भी संसद में हर जगह हल्ला मचाते हैं कि राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिश से लागू नहीं होने दिया था और ओबीसी वर्ग के आरक्षण की खिलाफत की थी। यह गलत प्रचार किया जाता है। जबकि राजीव गांधी ने क्या कहा था? राजीव गांधी का कहना था 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई है, पहले जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि वास्तव में ओबीसी वर्ग कितना है, और यदि ये रिपोर्ट के अनुसार 44% भी ओबीसी वर्ग है तो उनको 27% आरक्षण क्यों दे रहे हैं, पूरा 44% क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो रिपोर्ट है ये विवादास्पद है, इसमें कमी है। जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जा सकता तब तक इस रिपोर्ट को लागू करना संभव नहीं। इस कारण से उन्होंने रोका था और उन्होंने पहले कदम उठाया था कि पहले जातिगत जनगणना होनी। जातिगत जनगणना इसके फायदे हैं, हर वर्ग में कितने कितने आबादी है वो आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है। लेकिन मैंने हर बार शुरू से 2 मई 2022 से कहा है, आप आबादी के अनुपात में आरक्षण तो दे देंगे, लेकिन जो सबसे अधिक मेहनत करता है, अर्हकारी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाता है, प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाता है, उसके लिए क्या प्रावधान है आपके पास? तो एक एक्सीलेंस कैटेगरी भी बनाने की आवश्यकता है और उस एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए प्रत्येक वर्ग की जितनी आबादी होगी, जो आरक्षण उसके आधार पर तय होना है, उसमें से 10% बचा करके 10% आरक्षण एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए कर देना चाहिए। ये हमारे सम्यक अभियान। एक बात और है, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, भीमर, माझी, केवट, कुमार, धोबी, नाई, पाल, गडरिया पाल, बंजारा, ये ऐसे समाज हैं जो परंपरागत पेशेवर समाज हैं। आधुनिकता के दौर में, मशीनी युग में इनके पेशे छीन गए हैं और ये अब न पिछड़ा वर्ग के साथ प्रतियोगितात्मक स्थिति में है, न अनुसूचित जाति वालों के साथ में, न अनुसूचित जनजाति वालों के साथ में। इसलिए इनको अलग से वर्ग में रखने की आवश्यकता है और इस वर्ग का नाम अत्यंत पिछड़ा वर्ग होना चाहिए और इनके परंपरागत पेशे को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप औद्योगिक इकाइयां स्थापित करते हुए इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की। एक बात बार बार आती है कि मैं ये राजा महाराजाओं का मुद्दा क्यों ले आता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बारीकी से अध्ययन की थी और इस अध्ययन की शुरुआत कैसी हुई यही बताना चाहता। एक बार वो हरिद्वार गई, धर्म सभा के नाम से एक बड़ी मीटिंग थी, वो धार्मिक आयोजनों में अक्सर जाया करती है। वहां पर एक विद्वान महात्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि महर्षि जैमिनी ने यह व्यवस्था दी थी कि किसी भी राजा या महाराजा की निजी संपत्ति उस राज्य की संपत्ति नहीं हो सकती, बल्कि उस राज्य की संपूर्ण संपत्ति पर अधिकार प्रजा का होता है। इस बात को सुनने के बाद इंदिरा जी चिंतन करने लगी कि मेरे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद भी राजा महाराजाओं को विशेषाधिकार दे दिए गए हैं और एक प्रकार से रियासत वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अभी भी दोहरी शासन व्यवस्था चल रही है, वहां की जनता पीछे जा रही है, तो वह विशेषाधिकार समाप्त करने होंगे। दूसरी चीज, इनको जो प्रीवी पर्स दिए जा रहे हैं राजभत्ते के नाम से, वो बहुत बड़ी राशि होती है। उस समय के बजट की 28% राशि प्रीवी पर्स में दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हमको प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त करना है। उन्होंने 1969 में इसका बिल लाया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में एक मत से पारित नहीं हो पाया, तो उन्होंने अध्यादेश ला करके उसे लागू किया। बाद में लोग न्यायालय चले गए, वो अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया।
1971 में पुनः जीत के साथ उन्होंने उस बिल को लाया और वो बिल पारित हुआ। इस प्रकार इस देश से दोहरी शासन व्यवस्था, ये राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार समाप्त हुए और प्रिवी पर समाप्त हुई। अब एक बात बच गई, उसके बाद सीलिंग एक्ट आया, जमींदारी उन्मूलन एक्ट आया, सारे एक्ट आ गए। इससे अधिक संपत्ति कोई नहीं रख सकते, सब तय था। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कुत्ते बिल्लियों के नाम संपत्ति कर दिया और बाद में अपने नाम ट्रांसफर कराते गए। सारी की सारी संपत्ति राजा महाराजा। कोविनेंट मर्जर का मैंने बारीकी से अध्ययन किया है, उसमें लिखा कोई भी राजा या महाराजा जो 1947 से पहले गद्दी पर रहा है, उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्हें मृत्यु पर्यंत महलों और किलों में रहने का अधिकार रहेगा। मतलब जो राजा महाराजा 1947 के पहले था वो महलों और किलों में रहेगा, उसके बाद उनकी पीढ़ी महलों किलों में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वे पुरातत्व महत्व था, ये ऐतिहासिक महत्व की इमारत, वो सरकारी ही हो। ये सब फिर अब पूरे उनके बच्चों का अधिकार हो गया, उनके वंशजों का अधिकार हो गया। और तो और ये ग्वालियर का हाल देखिए, 400 कमरे में अकेले महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया सो रहे हैं, पता नहीं कैसे सोते हैं। यहाँ 4 लोगों को एक कमरा भी सोने के लिए नसीब नहीं होता। वो 400 कमरे वाला भी जय विलास पैलेस कम हो गया। अब कमिश्नर कार्यालय खाली हुआ, वहां पहले कमिश्नर कार्यालय लग रहा था, नई बिल्डिंग बन गई। हाईकोर्ट कार्यालय, हाईकोर्ट जहां लगता था वो महाराजा की पुरानी रियासत की बिल्डिंग थी, वो भी खाली हो गया, नई हाईकोर्ट की बिल्डिंग बन गई। कलेक्टर कार्यालय नया बन गया, वो भी बिल्डिंग खाली हो गई। बोले तीनों किसकी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। ये चल रहा है, पता नहीं कितने दिनों में क्या ताला ठुक गया कि नहीं ठुका, मैं नहीं जानता। ये क्या है? ये राज्य, ये देश कर्ज में डूब गया। कर्ज में डूबा देश या राज्य तरक्की नहीं कर रहा। कर्ज लेते जा रहे हैं, रेवड़िया बांटते जा रहे हैं। ये रेवड़िया बांटना क्या है? वोट खरीदना। वोट खरीद रहे हैं, राज करना है। इससे काम नहीं चलेगा। यदि हमें नव क्रांति को प्राप्त करना है, सम्यक विकास को प्राप्त करना है, तो हमें इन सारे राजा महाराजाओं के पास पड़ी जो अकुत संपत्ति है, इसको सरकारी करके और इस राज्य को, इस देश को कर्ज मुक्त बनाना। ये ठोस पहल की जरूरत है। कुछ राजघरानों के लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने माना कि मुद्दा सही है, अब हमको राजा महाराजा बनकर के काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग मुझसे नफरत करने लगे। मेरे को धमकियां भी मिल रही है, चलता है, उससे कोई चिंता हमें नहीं। अब बात हमने सोचा लोक नीति की ओर कैसे बढ़े, इंदिरा जी की बातों को कैसे जन जन तक पहुंचाए। ये संविधान जिसको ये भाजपा, आरएसएस, उस समय की हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, इन्होंने कभी भी संविधान को माना ही नहीं था। 1949 में पारित हुआ अंतरिम संसद में 26 नवंबर को। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी तो देखिए 26 नवंबर को पारित हुआ बोले तो उन्होंने क्या किया? संविधान दिवस मनाना शुरू करवा दिया और अब वो उसी को संविधान हत्या दिवस भी मनाने लग गए। उसके 4 दिन बाद ही ऑब्जर्वर आरएसएस के मुखपत्र में छपा कि संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं है, सब विदेशी संविधान की नकल है। विरोध करना शुरू कर दिया, संविधान की प्रतियां तक जलाई गई। बाद में हिंदू कोड बिल के नाम पे एक बात और बताना चाहता हूं, बिल्कुल संक्षेप में, ज्यादा लंबा समय बिल्कुल नहीं ले रहा हूं। हिंदू कोड बिल क्यों लाया गया था? बहुपत्नी प्रथा को समाप्त करने के लिए, महिला वर्ग को न्याय दिलाने के लिए क्यों लाया गया था? महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए, ताकि संपत्ति में लड़कियों को भी अधिकार देने के लिए। लेकिन इसका विरोध आरएसएस, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद ने किया और बहुत बुरे तरीके से। तो
ये अब बोलते हैं समानता की नारी की बात कर रहे हैं। ये किस मुख से बात, इसको समझने की जरूरत है, इन बातों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी के बारे में संक्षेप में 2 मिनट में बताना चाहता हूं। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर बैठी तो कांग्रेस के भी कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री पद पर बैठे, तो दूसरे पार्टी में चले गए या दूसरा दल बना लिए या दूसरे दल के साथ हाथ मिला लिए और एक नारा तक दिया गया। भुवनेश्वर में जब वो भाषण दे रही थी, चुनावी भाषण दे रही थी 1967 में, तो लोगों ने उन पर पत्थर उछाले, पत्थर फेंक फेंक के मारे और नारा क्या दे रहे थे, मर्दों के देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये नारा था उस समय। इंदिरा जी ने पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री जब थे, उनके कार्यकाल में हरित क्रांति का ड्राफ्ट बना, उसका शुभारंभ किया गया, लेकिन शुभारंभ हुआ था, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। इंदिरा जी जब क्रियान्वयन के लिए करने के लिए आगे बढ़ी तो प्रचार हुआ पूरे देश भर में, किसान संगठनों को संगठित किया गया। उस समय बहुत किसान संगठन ऐसे संगठित थे भी नहीं, लेकिन जानबूझ के किसानों का आंदोलन खड़ा कर दिया गया। बेल्जियम से बीज आएगा, रासायनिक खाद का उपयोग होगा, यहां की जमीन सहन नहीं करेगी, इस देश की धरती को बर्बाद करने का षड्यंत्र है, और बड़ा भारी विरोध इंदिरा जी का हुआ। लेकिन इंदिरा जी हार नहीं मानी। बहुत सारे सॉइल टेस्ट की लैब बनाई गई, कृषि क्रांति के लिए इतने व्यापक प्रयास किए गए कि जो 1966 से शुरू हुआ प्रयास था वो 1982-83 में जाके फलीभूत हुआ और कृषि उत्पादन बढ़ा। उस समय आबादी कम थी लेकिन खाने के अनाज की समस्या थी। आज आबादी बढ़ने के बाद भी हमारा कृषि उत्पादन इतना है कि हमको किसी दूसरे देश पर आश्रित नहीं होना पड़ा। ये इंदिरा जी की बड़ी उपलब्धि है, इसको साधारण रूप से नहीं समझा। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का निर्णय क्यों ली? बोले बार बार दोनों ओर से घिरे हुए हैं, इनका नाटक चलता रहता है, इसको 2 टुकड़ों में बांट देना चाहिए। इसके लिए मर्यादा हो तो ऐसी, देश के प्रधानमंत्री के पास में ऐसी मर्यादा होनी चाहिए, ऐसी नहीं जैसी आज है। उन्होंने क्या किया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद की, अटल जी आप आइए, आपसे मेरे को कुछ बात करना है। अटल जी कहे, बोले क्या बात? बोले मैं चाहती हूं कि आप ये सेना का प्लेन लेकर के संघ कार्यालय जाइए, गुरु गोलवलकर जी से बात कराइए, वहां पर हॉटलाइन फोन की व्यवस्था कर दी गई है। अटल जी सेना के प्लेन से नागपुर गए, गुरु गोलवलकर जी से उन्होंने उनकी बात कराई इंदिरा जी की, तो गुरु गोलवलकर जी के सामने उन्होंने कहा फोन पर कि मैं बार बार के पाकिस्तान के नाटक से तंग आ चुकी हूं, अब मैं वो कदम उठाने जा रही हूं जिससे कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बन जाएगा। तो गुरु गोलवलकर जी के मुंह से निकला, तू इंदिरा है, तू दुर्गा की अवतार है, तू दुर्गा की अवतार है, तू ही ये काम कर। तो इंदिरा जी को दुर्गा की अवतार किसने कहा? आरएसएस के सर संचालक गुरु गोलवलकर जी। बाद में जब भारत पाक युद्ध हुआ और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा ये इंदिरा दुर्गा की अवतार। बाद में तमाम अखबारों में ये बात छपने के कारण ये हुआ कि विपक्ष के नेता रहते हुए भी अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा। पार्टी लेवल पर उनकी खिंचाई भी की गई, लेकिन पूरे देश में ये बात चर्चा में भी आ गई कि इंदिरा दुर्गा की अवतार है। और बाकी कौन मानते नहीं मानते मैं नहीं जानता, मैं तो उन्हें देवी स्वरूपा ही मानता हूं, शक्ति स्वरूपा ही मानता हूं। और इसीलिए 19 नवंबर 2024 को ग्वालियर में आयोजित इंदिरा जयंती संकल्प दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित जन समुदाय के साथ हमने मन मंदिर में इंदिरा माता की प्रतिष्ठा किया और उस दिन से ये महसूस कर रहे हैं कि इंदिरा माता हमारे मन मंदिर में
प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा विद्यमान है, रहेगी, और हम उन्हीं की प्रेरणा से अब नव क्रांति की ओर बढ़ेंगे। साथियों, उन्होंने जो 20 सूत्री कार्यक्रम बनाए थे वो साधारण नहीं थे। संपूर्ण विश्व के अधिकांश देशों ने 20 सूत्री कार्यक्रमों को देखकर टिप्पणी की कि ऐसे ही कार्यक्रम हमें भी अपने देश में बनाने की जरूरत है। लेकिन प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने उनका विरोध जारी रखा। 1974 में 71 और 74 के बीच 3 साल का गैप था। बहुत ज्यादा भारत को घेरने के प्रयास हो रहे थे। इंदिरा जी राष्ट्र नेत्री बन चुकी थी। हमारे सम्मानीय राजमणि पटेल जी इस बारे में और भी बता सकते हैं, क्योंकि वे उस समय विधायक थे। तो सारे विश्व के देश जो कहीं हमारे मित्र बन रहे थे, उनके भी मन में ये बात आ गई कि भारत बहुत आगे न बढ़ जाए, तो भारत को दबाने के प्रयास में जुट गए। तब इंदिरा जी ने सोचा इन पर निर्भरता ठीक नहीं है, और उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत की शक्ति को विश्व मंच के सामने प्रदर्शित कर दिखाई। पोखरण में परमाणु। अब बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई। एक बड़ा विचित्र संक्रमण काल आया। ये जो लोग थे आंदोलन करने वाले, ये पता नहीं भिन्न भिन्न विचारधारा के लोगों ने खिचड़ी पकाई, एकजुट हो गए। इंदिरा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये पूरी विश्व मंच की नेत्री बन चुकी है। इंदिरा से भर बचाओ। तो बड़ा भारी आंदोलन शुरू। राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा जी की उपेक्षा करने का प्रयास किया, तो इंदिरा जी ने इतना करारा जवाब दी, पूरे विश्व ने माना नेत्री हो तो ऐसी। ये भारत के स्वाभिमान की। लेकिन जब देखा गया कि विश्व की भारत विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तियां मिलकर के भारत में आंतरिक विद्रोह पैदा करने का प्रयास कर रही हैं, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग अमेरिकी साजिश में फंसे हुए थे। वे देश में अंतर्कलह पैदा कर रहे थे, अंतर्द्वंद की स्थिति बना रहे थे। उस समय बेलगाम हुई जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया गया। बहुत जरूरी है। आज के युवाओं से पूछा जाए, यदि जनसंख्या नियंत्रण के लिए उस समय वो प्रयास नहीं किए जाते तो आज क्या होता? लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। अभी जनसंख्या बेकाबू है तो कैसा लग रहा है? और वो समय 6, 8, 10 बच्चे वाले लोग मिलेंगे अधिकतर, और वो चलते रहता। लेकिन विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऐसा लगा कि यह देश विघटन की स्थिति में आ सकता। इंदिरा जी का चिंतन होना स्वाभाविक था, और बारीक अध्ययन करने के बाद उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 352 का अध्ययन की, और उस प्रावधान के तहत, ठोस प्रावधान, उसके तहत उन्होंने मंत्री परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित कर आंतरिक आपातकाल लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति को की, और उसके तहत राष्ट्र यहां आंतरिक आपातकाल लागू किया गया। अब उसको लेकर हल्ला बसता है। मैं इस मंच के माध्यम से चुनौती देता हूं, इस देश में कोई भी भाजपा नेता अगर है, आ जाए मेरे सामने, खुले मंच से मुझसे चर्चा करे, अब बताए इंदिरा गांधी ने तानाशाही पूर्वक निर्णय ली थी और संवैधानिक निर्णय ली थी, या अब मैं कहता हूं कि उन्होंने आपातकाल लागू सही की थी। उस समय उसकी आवश्यकता थी,
क्योंकि देश में कई लोग इस देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आती बात मीसा कानून। वो इंटरनल मेंटेनेंस के लिए बनाया गया कानून था। वो कब का था? 1971 का, 1975 का नहीं था। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया। उसके 4 साल पहले मीसा कानून बनाया गया था। विश्व के तमाम देश जब सीमा पर युद्ध होता है तब आंतरिक उपद्रव से बचने के लिए इस प्रकार के कानून लगाते हैं। गलत कानून नहीं था। DIR, भारत रक्षा नियम, इस प्रकार के कानून भी विश्व के तमाम देश अपनी आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बनाते हैं। नया कानून नहीं। और उसके दुरुपयोग की बात की जा रही है। तीसरी बात, लाखों की संख्या में गिरफ्तारी की बात आती है। बाद में शाह आयोग ने भी क्लियर किया कि मीसा और DIR कानून के तहत उतनी अधिक गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। अधिकतर गिरफ्तारियां हुई थी निवारक निरोध अधिनियम के तहत। यह निवारक निरोध अधिनियम 1949 से लागू। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं 107-16 की कार्यवाही तो सबको रटी हुई होगी कि किसी जमीन को लेकर के विवाद होता है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है, तो दोनों को शांत करने के लिए 107-16 की कार्यवाही कर दी जाती है। ठीक वैसे ही निवारक निरोध अधिनियम है कि अगर लगता है कि ये लोग यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई उपद्रव न करने लग जाए, इससे कहीं अस्थिरता पैदा ना हो, तो उन पर कार्रवाई कर दी जाए। तो वो मीसा कानून के तहत कार्रवाई नहीं थी, लेकिन बड़ा भारी दुष्प्रचार किया गया इंदिरा जी के खिलाफ। सारा दुष्प्रचार ही निकला। आज तक किसी कानून न्यायालय ने इंदिरा जी को संविधान की हत्या करने वाली निरूपित नहीं किया। आज तक किसी न्यायालय ने उन्हें तानाशाही निरूपित नहीं किया। तो देश के प्रधानमंत्री जो आज बने हैं, आज के 50 साल पहले के प्रधानमंत्री के कार्यवाही पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते। संसद न्यायालय नहीं है। कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उस कानून का पालन कराना न्यायालय का काम है। ये बहुत ही गलत तरीका है कि भारत का राजपत्र का इस देश में पहली बार दुरुपयोग हुआ है। भारत के राजपत्र में आज 49 साल पहले की घटना पर निर्णय देते हुए यह प्रकाशित कर दिया जाता है कि इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या कर। इन सारी बातों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद हमने सोचा कि इंदिरा जी के जो कार्य हैं, उनके जो विचार हैं, जिसके कारण बेरोजगारी समाप्त हो गई थी, जिसके कारण कृषि क्रांति आई और आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं, जिसके कारण देश का सम्मान बढ़ा, जिसके कारण देश की शक्ति बढ़ी। और आज भी उन्हीं कार्य विचारों को मैंने अध्ययन करने के बाद जो 9 मुद्दे लाए हैं, इन्हीं मुद्दों से देश नव क्रांति को प्राप्त कर सकता है। तो इन बातों को कैसे पहुंचाए जन जन तक? नेता लोग कैसे पहुंचाएंगे? विधायक का चुनाव लड़ने वाले, टिकट मांगने वाले केवल देखेंगे 6 महीना चुनाव को बचा है, तब लंबा चौड़ा बायोडाटा बना के अपने नेता के पास जाएंगे। हमने ये धरना किया, वो प्रदर्शन किया, आदि आदि, टिकट मांगेंगे, नहीं मिलेगी तो पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, नहीं होगा तो पार्टी छोड़ देंगे। तैयार करना है और एक एक समन्वयक हम तैयार कर रहे हैं। वो चुनाव लड़ने वाली बात नहीं भैया। अब जनता आपको पसंद कर लेगी, पार्टी आपको पसंद कर लेगी, तो पार्टी का निर्णय होगा, जनता का निर्णय होगा, वो हमारा नहीं। लेकिन एक एक समन्वयक 10 टीम लीडर बनाकर 10 टीम में बंटकर हर घर हर द्वार तक इस इंदिरा ज्योति को पहुंचाएंगे। इंदिरा जी के कार्यों के बारे में बताएंगे, उनके विचारों के बारे में बताएंगे और उन्हीं के कार्यों एवं विचारों के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों एवं चुनौतियों से लड़ने के लिए बनाए गए 9 मुद्दों का प्रचार करेंगे। हम शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता के रूप में जन जन तक उनको लेके जा रहे हैं, तो लोग ये मानेंगे कि इंदिरा माता ही हमारे द्वार तक आई है। उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और संकल्प लेंगे, ये इंदिरा माता, इस देश को आपने तरक्की के द्वार पहुंचाई थी,
कुछ लोगों ने, कुछ स्वार्थी तत्वों ने आपको ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया है और अब विकास के नाम पर कर्ज में डूबता जा रहा है देश और राज्य। अब लोग सिर्फ वोटों को खरीदने में लगे हुए हैं। तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि देश आत्मनिर्भर होगा, स्वाभिमानी लोग सामने आएंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, कृषि क्रांति पुनः आएगी और हम सम्यक विकास और नव क्रांति को प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, ये हमारी इंदिरा ज्योति में 3 तरफ दिया हुआ है। हमारा नारा है सम्यक विकास नव क्रांति। थोड़ा इसको मैं यहां थोड़ा सा दूर करके बता रहा हूं और आगे समझाएंगे कोई। जब हम बोलेंगे कि हमारा नारा है सम्यक अभियान का नारा है सम्यक विकास नव क्रांति। जब हम सम्यक विकास कहेंगे तो हमारा हाथ इस तरह से होना चाहिए और जब हम नव क्रांति कहेंगे तो हमारा हाथ इस तरह से हो, थोड़ा दिमाग की ओर झुका हुआ लेकिन सीधा। ये नव क्रांति का संकेत। तो मैं एक बार सम्यक विकास कहता हूं, आप लोग जोर से नव क्रांति बोलिए। जितने भी लोग हैं आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए। सम्यक अभियान का नारा है सम्यक विकास, सम्यक विकास नव क्रांति। और जोर से बोलिए, सम्यक विकास, सम्यक विकास नव क्रांति। तो आज हम नव क्रांति अभियान का शुभारंभ इंदिरा ज्योति अभियान के शुभारंभ के साथ करने जा रहे हैं और 130 विधानसभा क्षेत्र के समन्वयक अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पहले से भी शादी का दिन था, शादी का मुहूर्त था, बताते हैं भाई 19 तारीख। अधिकांश लोगों ने बताया हमारे फलानी जगह शादी है, हम तो अभी आदि, जिसके कारण लोग नहीं आ पाए हैं। लेकिन धीरे धीरे हर क्षेत्र में ये इंदिरा ज्योति अभियान शुरू किया जाएगा। 10 इंदिरा ज्योति, मेरा आग्रह होगा लोगों को कम से कम 10 भागों में बटे, हर घर हर द्वार तक इसको ले पहुंचाए। और यदि कोई विधायक हैं वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनको लगता है बेकार काम है, तो हम दूसरी टीम तैयार करेंगे, वो जाएंगे इंदिरा ज्योति टीम अभियान को लेकर के। जहां पर बड़े नेता हैं उनको लगता है बेकार अभियान है, उनसे आग्रह करेंगे पहले कि भैया इस अभियान को आगे बढ़ाइए। अगर वो तैयार नहीं है तो फिर हमारे पास में वेद प्रकाश जी के पास कमी नहीं है छात्र नेताओं की, हमारे पास युवाओं की कमी नहीं है। हम युवाओं को सामने खड़ा करेंगे और वे खुद नेतृत्व करते हुए इंदिरा ज्योति अभियान चलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय